हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की जो स्टडी है, आज न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम। चैप्टर नंबर 2 12th बायो का जो हमारा कोर्स है उसका चैप्टर नंबर 2 का नाम है पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 हमारा क्या है? पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अभी तक पहला चैप्टर जो हमने पढ़ा है मुख्य रूप से उसका बेस क्या था? अलैंगिक जनन, है ना। बिना लिंग की सहायता से, बिना पुष्प की सहायता से जब प्रजनन की क्रिया संपन्न होती है तो ऐसे प्रजनन को बोलते हैं हम अलैंगिक जनन या कायिक जनन। लेकिन हमारा चैप्टर नंबर जो 2 है वो 2 नंबर का जो चैप्टर किससे संबंधित है? लैंगिक प्रजनन से संबंधित है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन। पुष्पीय पौधों को 2 भागों में डिवाइडेड कर दिया है ना। 2 भागों में बांट दिया पौधों को। एक तो अपुष्पीय पौधे और एक पौधे होते हैं पुष्पीय पौधे। अपुष्पीय पौधे कौन से होते हैं? हमारे सेवाल है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, ये पौधे कहलाते हैं अपुष्पीय पौधे। और जो हमारे सबसे टॉप मोस्ट एडवांस है ना, जो आधुनिक पौधे हैं उनको बोलते हैं एंजियोस्पर्म या आवर्तबीजी पौधे। क्यों? क्योंकि इन पौधों में लगते हैं पुष्प, इस कारण को बोलते हैं पुष्पीय पौधे। तो पौधों के प्रजनन क्या कहलाते हैं? पुष्प कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, कोई भी आपसे पूछे, क्वेश्चन करे, पौधों के प्रजनन अंग क्या होते हैं? पौधों के प्रजनन अंग होते हैं उनके फूल या पुष्प या फ्लावर। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन वही है, लैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं, इसके लाभ एवं हानि लिखिए, है ना। पहला क्वेश्चन क्या है? लैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं, उसके लाभ एवं हानि लिखिए। जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं उस नोट्स के अनुसार पहला क्वेश्चन हमारा क्या बन रहा है? लैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं, इसके लाभ एवं हानि लिखिए। तो लैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं? लैंगिक जनन यह वह जनन है जिसमें 2 जनकों की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना, लैंगिक जनन में क्या होता है? 2 जनकों की, 2 जनक भाग लेते हैं। एक तो ध्यान रखना, लैंगिक जनन जहाँ पर भी होगा वहाँ पर 2 जनकों की, 2 जनक की, नर और मादा की, स्त्री या पुरुष की, मेल एंड फीमेल की आवश्यकता होगी, तभी जाके लैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होगी। तो यह वह जनन है जिसमें 2 जनकों की आवश्यकता होती है तथा इन जनकों में नर तथा मादा युग्मक का निर्माण होता है। 2 जनक हैं, एक नर जनक है, मान लीजिए नर है, और एक कौन क्या है? मादा। तो इसमें किसका निर्माण होगा? नर युग्मक का। और मादा में किसका निर्माण होगा? मादा युग्मक का। नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों युग्मक जब संलयित होंगे तो एक द्विगुणित स्ट्रक्चर बनेगा जिसको बोलते हैं हम युग्मनज या जायगोट। ये जायगोट विकसित होकर ही भ्रूण का निर्माण करेगा और भ्रूण से नए पौधे का निर्माण होगा। तो लैंगिक जनन की परिभाषा क्या हो जाएगी? यह वह जनन है जिसमें 2 जनकों की आवश्यकता होती है तथा इन जनकों में नर तथा मादा युग्मक का निर्माण होता है। ये युग्मक आपस में संयोजित होकर जायगोट का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? युग्मनज या जायगोट का निर्माण करते हैं। फिर एक युग्मनज विकसित होकर जीव या पौधे का निर्माण कर देता है। तो इस प्रकार ये हमारा लैंगिक जनन की क्रिया हो जाएगी, है ना। तो कैसा जनन? ऐसा जनन जिसमें 2 जनकों की आवश्यकता होती है, दोनों जनकों में नर तथा मादा युग्मक का निर्माण होता है। फिर दोनों युग्मक आपस में संलयित होते हैं। संलयित होने के बाद में एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं जायगोट, या हिंदी में बोले तो युग्मनज। युग्मनज विकसित होकर क्या बनाएगा? भ्रूण। क्या बनाएगा? भ्रूण। और भ्रूण से बन जाएगा पौधा। भ्रूण से क्या बन जाएगा? पौधा बन जाएगा। इस प्रकार लैंगिक जनन की क्रिया पौधों में संपन्न होगी। अब चूंकि पौधों के प्रजनन क्या कहलाते हैं? पुष्प कहलाते हैं। तो उसके नर तथा मादा जो जनन अंग है कहाँ स्थित होते हैं? पुष्प के अंदर ही होते हैं। वहीं पर युग्मकों का निर्माण होता है, वहीं पर निषेचन की क्रिया होती है, वहीं पर प्रजनन क्रिया होती है। फिर वहीं पर क्या होता है? युग्मनज या जायगोट का निर्माण होता है। जायगोट विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करेगा, फिर बीज का निर्माण होगा। इस प्रकार हमको अगली पीढ़ी मिल जाएगी, है ना। उसकी अगली पीढ़ी मिल जाएगी, नेक्स्ट पीढ़ी मिल जाएगी, नेक्स्ट जनरेशन मिल जाएगी। तो लैंगिक प्रजनन क्या हो गया? ऐसा प्रजनन जिसमें 2 जनक भाग लेते हैं, दोनों जनकों में युग्मकों का निर्माण होता है, दोनों युग्मक आपस में संलयित होते हैं। संलयित होने के उपरांत एक द्विगुणित संरचना का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं जायगोट या युग्मनज। युग्मनज विकसित होकर बनाता है भ्रूण, और भ्रूण से बन जाता है नया पौधा या बीज का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार लैंगिक जनन की क्रिया पौधों में संपन्न होती है। और पौधों के लैंगिक जनन क्या कहलाते हैं? पुष्प कहलाते हैं। ध्यान रखना इतनी बात। अब हम बात कर रहे हैं लाभ की, है ना। किसकी बात कर रहे हैं हम? लाभ की। क्या क्या बेनिफिट्स हैं लैंगिक जनन के? तो जो हमारे नोट्स हैं उसके अनुसार हम देखते हैं लाभ, कौन कौन से लाभ हैं इसके, लैंगिक प्रजनन के कौन कौन से लाभ हो सकते हैं या हैं। पहला, लैंगिक जनन से विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। लैंगिक जनन से क्या उत्पन्न होती है? विभिन्नताएं होती हैं। कैसे आती है विभिन्नताएं? देखो, कुछ गुण आते हैं नर युग्मक से, कुछ गुण आते हैं मादा युग्मक से, है ना। दोनों गुण जब मिलेंगे तो तीसरा गुण बनने की संभावना उत्पन्न हो जाएगी। इससे क्या आएंगी? विभिन्नता आएंगी, विविधता आएंगी। तो लैंगिक जनन से क्या उत्पन्न होती है? विभिन्नताएं आती हैं।
है ना, जो जीव विकास में सहायक है। विभिन्नता आएंगी तो विकास होगा, नए नए लक्षण आएंगे, है ना, जीवों की जातियाँ बदलेंगी, नई नई जातियों की उत्पत्ति होगी, उससे क्या होगा, जीव विकास होगा। तो लैंगिक जनन से क्या आती हैं, विभिन्नताएँ आती हैं जो जीव विकास में सहायक है। दूसरा पॉइंट है, लैंगिक जनन से जीवों में अनुकूलन एवं वातावरणीय प्रतिरोध को सहने की क्षमता उत्पन्न होती है। लैंगिक प्रजनन के द्वारा उत्पन्न जो संतति होती है, जो पौधा होता है, उसमें वातावरणीय प्रतिरोध को सहने की क्या होती है, क्षमता होती है, एवं अनुकूलन भी बहुत तीव्र गति से होता है ना। बदले हुए वातावरण के प्रति वो अपने आप को ढालने की क्षमता रखते हैं। अनुकूलन बहुत अच्छा माना होता है उनमें, किसमें, लैंगिक जनन से उत्पन्न संततियों में या पौधों में। तो पहला क्या हो गया था, पहला लाभ हो गया, लैंगिक जनन से विभिन्नता उत्पन्न होती हैं जो जीव विकास में सहायक है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे नोट्स के हिसाब से, लैंगिक प्रजनन से जीवों में अनुकूलन एवं वातावरणीय प्रतिरोध को सहने की क्षमता उत्पन्न होती है। तीसरा पॉइंट है, लैंगिक प्रजनन से संतानों में नए गुण आने की संभावना होती है। मैंने यही बताया आपको, जब दो युग्मक, है ना, दो जनकों के युग्मक भाग लेंगे तो जो तीसरा लक्षण बनेगा वो अलग प्रकार का बनेगा, तो नए नए लक्षण आएंगे। ये किससे द्वारा बन रहे हैं, लैंगिक जनन के द्वारा आ रहे हैं, नए लक्षण आ रहे हैं। चौथा पॉइंट है, लैंगिक प्रजनन से बनने वाले फल, बीज अधिक वजन वाले पौष्टिक होते हैं। लैंगिक प्रजनन के द्वारा बने फल, फूल, बीज, है ना, कैसे होते हैं, अधिक वजन वाले होंगे और अधिक पौष्टिक होंगे। ये हमारा क्या है, लाभ है। किसका लाभ है, लैंगिक प्रजनन का लाभ। ठीक है, तो प्रजनन की सबसे अच्छी विधि वैसे लैंगिक प्रजनन को ही माना गया है, क्योंकि इससे विभिन्नताएँ आती हैं, विविधताएँ आती हैं, नए गुण आते हैं। जो फल व बीज हैं अधिक वजन वाले, अधिक पौष्टिक होते हैं, तो लैंगिक प्रजनन के लाभ ज़्यादा हैं, है ना। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे प्रजनन की कौन सी विधि श्रेष्ठ है, तो हमारा क्वेश्चन आंसर क्या होगा, लैंगिक प्रजनन की विधि सबसे श्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि इस प्रकार के जनन में युग्मकों का संलयन होता है, युग्मक आपस में संलयित होते हैं, जायगोट का निर्माण होता है, जिससे संतानों में नए नए गुण आने की संभावनाएं होती हैं। जो नई बनी संतान है उसमें वातावरणीय प्रतिरोध को सहने की क्षमता होती है, उसमें अनुकूलन होता है ना, जिससे जीव विकास होता है। जिससे क्या होता है, जीव विकास होता है, और जीव विकास होगा तो जैव विविधताएं उत्पन्न होगी, प्रकृति में नई नई जातियों की उत्पत्ति होगी। इसलिए लैंगिक जनन की विधि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये इसके लाभ हैं। ठीक है, अब हानियाँ भी हैं, है ना। जहाँ लाभ दिख रहा है हमको, वहाँ पर क्या मिल रही हैं, कुछ हानियाँ भी दिख रही हैं। तो उसके बाद सेकंड हमारा पोर्शन क्या हो जाएगा, हानि। हानि क्या है, डिमेरिट्स क्या क्या है इसकी। डिमेरिट्स से देखें या हानियाँ देखें, इस जन्म में दो जन की आवश्यकता होती है ना। दो जनक नहीं होंगे तो प्रजनन की क्रिया नहीं होगी। तो हानि क्या है, सबसे पहली हानि, दो जनक की आवश्यकता होती है। है ना। इस क्रिया में कितने जनक होना जरूरी है, दो जनक का होना जरूरी है। अगर दो में से एक जनक होगा तो प्रजनन की क्रिया नहीं हो पाएगी, तो इसकी हानि है। एक परेशानी वाली बात है हमारे सामने, दोनों युग्मक नहीं होंगे, दो जनक नहीं होंगे तो लैंगिक प्रजनन की क्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी, ये हानि है। दूसरी हानि, इस जनन संतानों या बीज को उत्पन्न करने में समय अधिक लगता है ना। देखो, हम बीज को बोएंगे, फिर पौधा बनेगा, पौधे बनने का उसमें पुष्प आएंगे, पुष्प में फिर प्रजनन की क्रिया होगी, फिर बीज बनेगा, फिर हम बीज को बोएंगे, फिर नया पौधा तैयार होगा। इस कारण इस प्रकार के जनन में क्या लगता है, समय अधिक लगता है। दूसरा क्या होगी हानि, समय अधिक लगता है ना। लैंगिक प्रजनन की क्रिया में समय अधिक लगता है। कुछ पौधे तो ऐसे होते हैं बहुवर्षीय, बहुत ज़्यादा, है ना, 5-5, 10-10 साल लग जाते हैं वृद्धि होने में, फिर उसमें पुष्पन होता है, फिर जाकर उसमें फल व फूल लगेंगे। तो लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, समय बहुत अधिक लगता है, ये इसकी हानि है। पहली हानि क्या है, इसमें दो जनक की आवश्यकता होती है। दूसरी हानि क्या हो गई, इस प्रकार के जनन में समय अधिक लगता है। देखो, तीसरी हानि क्या है, इस प्रकार के जनन में क्या होता है, हमने देखा अभी मूल जो युग्मक संलयित होते हैं तो दो प्रकार के गुण आते हैं। तो जो मूल गुण है, मुख्य गुण है, उसके दबने की संभावनाएँ बढ़ जाती है ना। मूल गुण दब जाता है और नया लक्षण आ जाता है। वो नया लक्षण हो सकता है अच्छा हो या ना हो, है ना, हल्का भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। तो जो मूल गुण हैं पौधों में या जीवों के, वो दब जाते हैं और नया गुण आता है, तो मूल गुण नष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। मूल जो गुण हैं, मेन जो प्रॉपर्टी है पेरेंट्स की, वो मूल गुण दब जाते हैं। उसकी जगह क्या होता है, नए गुण आ जाते हैं। तो ये इसकी हानि है। चौथी हानि, इस जनन से विभिन्नता उत्पन्न होती है जो कभी कभी हानिकारक होती हैं। विभिन्नताएँ आती हैं, नए गुण आते हैं तो विभिन्नता उत्पन्न होंगी, और विभिन्नताएँ कभी कभी हानिकारक हो जाती है। वैसे विभिन्नता हमारे लाभदायक होती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ विभिन्नता ऐसी होती है जो हमारे लिए हानिकारक हो जाती हैं, रोगकारक हो जाती हैं, जीवों में रोग आ जाते हैं। हमने पढ़ा था वर्णलानता, हीमोफीलिया नामक बीमारी जीवों मनुष्यों में, है ना। तो कहाँ से मिली थी, जनकों से मिली थी।
अपने पेरेंट्स से मिली थी, तो कभी कभी लैंगिक जनन की क्रिया के द्वारा जो विभिन्नताएं आ रही हैं वो विभिन्नताएं हानिकारक भी हो जाती हैं और जो जीवों के लिए नुकसानदायक होती हैं। तो ये इसकी हानि हो गई, लेकिन फिर भी हानि की अपेक्षा लाभ ज़्यादा है, इसलिए लैंगिक जनन की क्रिया को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अधिकतर विकसित जीव जो होते हैं उनमें मुख्य प्रजनन कौन सा होता है? लैंगिक जनन, चाहे वो पौधा हो चाहे जंतु हो। मुख्य प्रजनन की विधि कौन सी है? लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है जो हमारे नोट्स के हिसाब से है वो है एक प्रारूपिक पुष्प की लंबकाट का सचित्र वर्णन कीजिए। प्रारूपिक पुष्प की लंबकाट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारा नोट्स के हिसाब से चैप्टर नंबर 2 का है ना, एक प्रारूपिक पुष्प की लंबकाट का सचित्र वर्णन कीजिए। प्रारूपिक पुष्प, टिपिकल फ्लावर। प्रारूपिक पुष्प का मतलब क्या है? ऐसा पुष्प जो अधिकतर सभी पौधों में है ना उपस्थित होता है, सभी पौधों में उस प्रकार की संरचना होती है, ऐसे पुष्प को बोलते हैं प्रारूपिक पुष्प की लंबकाट, है ना। लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन, ये पेन है, इस पेन को हम ऊपर से लेकर नीचे तक में काटें उसको क्या बोलेंगे? लंबकाट, है ना। तो पुष्प की जो लंबकाट काटते हैं और उसका अध्ययन करते हैं तो किस प्रकार की संरचना हमको दिखाई देती है, उसके कौन कौन से भाग दिखाई देते हैं, उनके बारे में हमको पढ़ना है। मैंने आपको बता चुका हूँ पुष्प क्या है? पौधे के जनन अंग है, यानी पुष्प पौधे की क्या है? लैंगिक जनन अंग है, इसी के द्वारा उनमें लैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होती है। तो एक प्रारूपिक पुष्प के 4 भाग होते हैं, है ना, 4 पोर्शन होते हैं, उनको 2 भागों में बांट दिया है। प्रारूपिक पुष्प के भागों को कितने भागों में बांट दिया है? 2 भागों में। पहला भाग है सहायक अंग, और दूसरा पोर्शन है जनन अंग। सहायक अंग में 2 पोर्शन है, 2 भाग है, एक तो है कैलिक्स और एक है करोला। कैलिक्स और करोला। और जनन अंग में 2 हैं, नर जनन अंग और मादा जनन, पुंकेसर और है जायांग, है ना। प्रारूपिक पुष्प के 4 भाग होते हैं, जिसमें से जो पहले 2 भाग हैं उसको कहते हैं कैलिक्स और करोला, बाह्यदलपुंज और दलपुंज, और दूसरा जो भाग है मुख्य भाग जनन अंग, उसके 2 भाग हैं, पुंकेसर जिसको बोलते हैं नर जनन अंग और जायांग को बोलते हैं मादा जनन अंग। इस प्रकार हम चित्र के द्वारा देखते हैं एक प्रारूपिक पुष्प के 4 भाग। तो हम पुष्प की संरचना का अध्ययन करें, लंबकाट देखें तो उसके हमको 4 भाग दिखाई देते हैं। देखो, पुष्प जिस डंठल के द्वारा है ना वृक्ष से या पौधे से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं पुष्पग्रंथ। इसको क्या बोलते हैं? पुष्पग्रंथ, पेडिकल या पुष्पग्रंथ। पौधा पुष्प वृक्ष से या पौधे से जिस डंठल के द्वारा, जिस ग्रंथ के द्वारा जुड़ा होता है उसे बोलते हैं पुष्पग्रंथ या पेडिकल। पुष्पग्रंथ के ऊपर का भाग क्या होता है? फूला हुआ होता है, इसको बोलते हैं पुष्पासन, या इंग्लिश में बोले तो थैलेमस, पुष्पासन, है ना। पुष्प का जो आसन है, पुष्प के जितने भाग हैं जो उसके ऊपर स्थित हैं उस भाग को बोलते हैं पुष्पासन, या इंग्लिश में बोले तो थैलेमस। फिर पुष्प के चक्र शुरू होते हैं जिनको बोलते हैं सहायक अंग। तो पहला जो चक्र है उसको बोलते हैं कैलिक्स, ये इसका हिंदू में बोले तो बाह्यदलपुंज, बाह्यदलपुंज, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कैलिक्स। तो पुष्प का ये प्रथम चक्र है जो प्राय हरे रंग का होता है और कलिका अवस्था में पुष्प की रक्षा करता है। ठीक है, ये पहला चक्र है। दूसरा चक्र है दलपुंज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं करोला, है ना। दलपुंज पुष्प की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, पुष्प जो हमको जिस रंग का दिखाई देता है, लाल, पीला, सफ़ेद, नीला, बैंगनी, जो पुष्प जिस रंग का दिखाई दे रहा है वो किस कारण दिखाई दे रहा है? उसके दलपुंज के कारण से दिखाई दे रहा है। तो पुष्प की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उसको बोलते हैं दलपुंज। ये भी पुष्प का सहायक अंग है क्योंकि ये सुगंधित होता है, रंगीन होता है, आकर्षक होता है, मकरंदित होता है। तो पर परागण के लिए पुष्प की सहायता करता है। पर परागण में क्या करता है? पुष्प की सहायता करता है। ये भी सहायता कर रहा है ना। कलिका अवस्था में पुष्प की रक्षा कर रहा है, हरा होने के कारण पुष्प के लिए अतिरिक्त भोजन का निर्माण कर रहा है। ये कैलिक्स सहायता कर रहा है पुष्प की, और दलपुंज किस में सहायता कर रहा है? पर परागण की क्रिया में, क्रॉस पॉलिनेशन में पुष्प की सहायता कर रहा है। इस कारण इसको क्या का नाम दिया गया है? सहायक अंग। दोनों कैलिक्स और करोला क्या हैं? पुष्प के सहायक अंग। ठीक है, फिर पुष्प का चक्र शुरू होता है तीसरा चक्र, जिसको बोलते हैं नर जनन। पुष्प का तीसरा चक्र है, इसको बोलते हैं नर जनन।
पुंकेसर, इसको बोलते हैं पुंकेसर। पुंकेसर के 3 भाग हैं। सबसे ऊपर का फूला हुआ भाग होता है परागकोश या पोलन सेक, ठीक है, और पूतंतु, और ये बीच वाला जॉइंट है इसको बोलते हैं योजी। तो परागकोश, योजी और पूतंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पुंकेसर का निर्माण करते हैं। पुंकेसर को बोलते हैं स्टेमेन इंग्लिश में। ये पौधे का नर जननांग कहलाता है क्योंकि इसके अंदर नर युग्मक अर्थात परागकणों का निर्माण होता है। तो पुष्प का तीसरा चक्र क्या कहलाता है? पुंकेसर। पुंकेसर के 3 भाग हैं, परागकोश, योजी और पूतंतु। परागकोश के अंदर नर युग्मक अर्थात परागकणों का निर्माण होता है और परागकण के कहलाते हैं? नर युग्मक, मेल गैमेट्स कहलाते हैं पौधों के। फिर चौथा जो भाग है इसको बोलते हैं जायांग, है ना। पुष्प का जो चौथा चक्र इसको बोलते हैं जायांग। जायांग के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। सबसे ऊपर का भाग कहलाता है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, बीच वाली नाली लाइक स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं वर्तिका या स्टाइल, और नीचे का फूला भाग इसको बोलते हैं अंडाशय। तो इसके अंदर होता है अंडप, है ना, बीजांड होता है इसके अंदर। इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं हम जायांग या गाइनोसियम या कार्पल। ये कार्पल बोल सकते हैं इंग्लिश में, कार्पल। तो प्रारंभिक पुष्प के कितने भाग हो गए? 4 भाग हो गए, बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर और जायांग। हमारा क्वेश्चन क्या था? एक प्रारंभिक पुष्प की लंब काट का सचित्र वर्णन कीजिए। जब पुष्प को हम लंबा काटते हैं, लंब काट लेते हैं, उसका अध्ययन करते हैं तो पुष्प के हमको 4 भाग दिखाई देते हैं मुख्य, जिनको 2 भागों में बांट दिया गया है। ए नंबर की हेडिंग हमारी सहायक अंग। सहायक अंग के अंतर्गत सम्मिलित हैं बाह्यदलपुंज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैलिक्स। ये पुष्प के सहायक अंग कहलाता है, क्यों? पुष्प की सहायता कर रहा है कलिका अवस्था में। दलपुंज, करोला, ये दूसरा चक्र है पुष्प का, यही पुष्प की सहायता कर रहा है परपरागण की क्रिया में। दूसरा पोर्शन था हमारा जनन अंग, इसको 2 भागों में बांट दिया, पुंकेसर और जायांग। पुंकेसर पुष्प का तीसरा चक्र है, इसे कहते हैं नर जनन अंग। इसके 3 भाग होते हैं, परागकोश, योजी, पूतंतु, ये तीनों मिलाकर बनाते हैं पुंकेसर। इसको बोल रहे हैं इंग्लिश में स्टेमेन, है ना। ये पुष्प का तीसरा चक्र है जो कि नर जनन अंग के रूप में होता है। पुष्प का जो चौथा चक्र है उसको बोलते हैं जायांग। ये जायांग चौथा चक्र है, इसके 3 भाग है, वर्तिकाग्र या स्टिग्मा, वर्तिका इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइल, और अंडाशय को बोलते हैं ओवरी। ये तीनों भाग मिलकर जायांग या कार्पल का निर्माण करते हैं। ये पुष्प का चौथा चक्र है जो मादा जननांग के रूप में उपस्थित होता है। इस प्रकार एक प्रारंभिक पुष्प के कितने भाग हो गए? 4 भाग हो गए। और पुष्प पौधे का क्या कहलाता है? जननांग कहलाता है। इसी के द्वारा लैंगिक जनन की क्रिया पौधों के अंदर संपन्न होती है। ठीक है, आज का वीडियो हमारा यहीं तक का है। नोट्स को पढ़ते रहिए, वीडियो के अनुसार उनको समझते रहिए। ठीक है, ओके, गुड बाय, टेक केयर।